हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे थे, स्पर्धा पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स कर रहे थे। उसमें बिहार की समसामयिकी से संबंधित हम लोगों ने प्रश्न उत्तर भी किया है, एमसीक्यू भी किया है। उसके बाद कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी भी है। इसके बाद मैडम ने हिस्ट्री पढ़ाई थी, एंसेंट हिस्ट्री बिहार की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी विवास मनोरमा बुक से। तो विवास मनोरमा बुक अपने आप में, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि बहुत बढ़िया बुक है, जिससे बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है और उसमें बहुत क्वेश्चन आने का उससे चांसेस रहता है। तो इसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसका समरी का एक बुक है जिसके थ्रू मैडम ने पढ़ाना शुरू किया था, ताकि कम समय में आप लोगों का कंटेंट भी रिवीजन हो जाए। उसी के क्रम में ये एक बिहार के हिस्ट्री का भी क्या बोलते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ये स्पर्धा पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सामान्य ज्ञान 2023 तो लिखा हुआ है, जो कि बीपीएससी के सहित बाकी सारी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी आप लोगों की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, रिवीजन की तैयारी चल रही है, और उसी के क्रम में हम लोग भी उसी स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी क्वेश्चंस देख लीजिए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। उसके बाद इसमें वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था एंड एवरीथिंग। तो हम लोग बिहार के इतिहास से, चूंकि इतिहास ऑलरेडी आप लोग को विवास मनोरमा बुक से पढ़ाया जा रहा है मैडम के द्वारा, तो हम लोग बिहार के इतिहास से क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। 120 का सीरीज हम लोग बनाएंगे, 360 क्वेश्चन के आसपास ये है हिस्ट्री से। तो इससे जो क्वेश्चन होगा वो ख़त्म हो जाने के बाद आप लोगों को फिर कोई दिक्कत कहीं से नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 360 के आसपास इसमें क्वेश्चन है, और 360 करने में हम 3 वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को बड़ा नहीं हो। और 360, हाँ, तो बड़ा नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य में कालिंग का प्रथम विलय किस शासक ने किया? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर एक का बी, महापद्म नंद ने किया था, ठीक है। इसमें अशोक नहीं मारिएगा। मगध साम्राज्य में कालिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलता है? सबसे पहले कितने में मिलता है? ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका चर्चा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो 3 का आंसर हो जाएगा इसमें। उपयुक्त में से मेगास्थनीज, फहमान, हमायूं सब आए थे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका डी आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा बीपीएससी एग्जाम में। उसके बाद आ जाइए, बिहार कि किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था गया में, 1922 में, याद रखिए, गया में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह के मकबरे का निर्माण, हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे, शेर शाह ने ही करवाया था। 5 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बहुसंगति कहाँ आयोजित की गई थी? मैडम ने पढ़ाया होगा कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तक मैडम ने पढ़ाया है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें आपको, तो दूसरी बहुसंगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो 6 का हो जाएगा आपका वैशाली, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो चौसा आप लोगों को पता है बक्सर जिले में पड़ता है, ये आंसर हो जाएगा 7 का। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए, सिताब दियारा में है, 8 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद पटना के गोलघर की स्थापना किसने की थी? ये भी फ्रीक्वेंटली सवाल पूछता है, जॉन गस्टिन ने की थी। उसके बाद पूर्वी चंपारण 10 नंबर क्वेश्चन, जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए? केसरिया नामक स्थान से, पूर्वी चंपारण केसरिया नामक स्थान से, तो आप लोगों को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित। उसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। जितना फास्ट, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, आपका प्रैक्टिस, आपका जो कंटेंट इंप्रूवमेंट है उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जहाँ पे भी फील हो लैग कर रहे हैं, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करना है, थोड़ा वीडियो के थ्रू, थोड़ा बुक्स के थ्रू। चलिए इसके बाद 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1912 में कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो बांकीपुर में आयोजित हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका संबंध, देखिए 1922 में हुआ था गया में, 1912 में हुआ था
पटना में, बांकीपुर में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं है, ठीक है। तो उस चंपारण सत्याग्रह से किसका संबंध नहीं है, उसमें जयप्रकाश नारायण नहीं थे, बाकी सारे लोग गांधी जी के साथ गए हुए थे, इसलिए इन लोगों का संबंध है। उसके बाद गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण गए थे, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो रिवीजन कर लीजिए। राजकुमार शुक्ल, जो 1916 में अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे गांधी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार में किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। 1942 यानी कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ था, आप लोग को याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। उसको बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था, तो सारण जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था। बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो लौरियासराय से, रामपुरवा चंपारण से, अरेराज से, मतलब सब जगह से मिले हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है, तो इसमें आपको देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, और महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर, इन सभी से मिलता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद ये बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, बिहार के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है, तो अथर्ववेद है। उसके बाद ये आंसर हो जाएगा 17 का। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यहाँ जानकारी मिलती है मतलब कहाँ से मिलती है, तो इसमें हो जाएगा अंगुत्तर निकाय से मिलती है। याद रखेंगे, इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा है बीपीएससी, और ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये इस तरह का। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये कौन थे, उत्खनन करवाने वाला और प्राचीन चीज़ों को खोजने वाले, तो ये कौन थे, तो ये आपको कनिंघम थे। 19 का हो जाएगा डी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, ठीक है, तो नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था, तो इसमें हो जाएगा मैकेंजी ने। उसके बाद पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो बिहार में कहाँ खोज की भाई, तो केसरिया, लौरिया और वसाड़ के आसपास को, इसमें सभी में इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 21 नंबर के बाद 22 नंबर में आ जाइए। उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन वाला सीरीज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर वाला भी इंजॉय कर रहे हैं, कंटेंट वाला भी देखते रहिए, उसको भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि उससे आपका जो ब्रशअप हो जाएगा, जो नॉलेज है वो ब्रशअप हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और अगर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा नहीं लगता है, हाँ हम लोग को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलती है। चलिए 22 नंबर, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है, ठीक है, तो इस तरह के उपहार दिए गए जो कहाँ वर्णित है, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल बीपीएससी ऐसे सवाल पूछता है कि उसका आंसर भी खोजना मुश्किल हो जाता है। बिहार में प्रथम प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि, उसकी लिपि क्या थी, तो उसकी लिपि ब्राह्मी थी। उसके बाद मुल्ला बहबानी यात्री थे, वो कहाँ से आए थे, मतलब 24 का आंसर हो जाएगा ये ईरान से थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 25 अफसर गया में पड़ता है से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, वो किसके हैं, कथा दृश्य। अफसर गया में एक जगह है, एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसमें दीवारों पर जो कथा दृश्य अंकित है वो किस चीज़ का है, तो ये है आपका रामायण का, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आ जाइए 26 नंबर सवाल। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनने जा रहा है। मुंगेर और नालंदा से मिलते हैं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद बिहार में चिरान, सारण एवं चेचर, वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, सारण में है आपका चिरान और वैशाली में है चेचर, ठीक है, ये किस युग के अवशेष मिलते हैं, तो नवप्रस्तर युग के अवशेष मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी अच्छा 28 नंबर, बिहार में ताम्र प्रशस्त युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, तो ये 28 नंबर का हो जाएगा डी। चेचर में
सारण में और सोनपुर मनेर ये सब में प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 29 नंबर सवाल, 29 नंबर में है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था आर्यों का आगमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। पोस्ट सॉरी, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, आर्यों के विस्तार में पूर्वी भारत में क्या सहायक था, तो इसमें से लोहे का उपयोग, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे। महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो राज्य कौन कौन थे, ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा मगध और विदेह। चलिए 32 नंबर सवाल, 32 नंबर, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है। आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन और निवास का साक्ष्य मिलता है, कौन से वेद के ग्रंथ में ऐसा मिलता है, तो ये शतपथ ब्राह्मण इस ग्रंथ में इसका साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, चूंकि ये स्पर्धा क्वेश्चन है तो ये अपने आप में बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जामिनेशन ये बनाया हुआ है। और प्रीवियस एग्जामिनेशन का भी हम लोग क्वेश्चन इस सीरीज के बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टोटल क्वेश्चन जो अलग अलग सेक्शन से है कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग 100 करके प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ है सेक्शन वाइज क्वेश्चन वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे आपका शार्पनेस और बढ़ेगा। चूँकि इस एग्ज़ाम में गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही होने का चांस है, तो इसमें केयरफुल रहना है। चलिए 33 नंबर, बिहार का कौन सा राज्य आरंभ से में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है। इसमें बिहार का कौन सा राज्य, उस समय बिहार का कौन सा राज्य, तो ये देखना है आपको, तो ये था आपका मगध, ठीक है। उसके बाद 33 का सी आंसर हो जाएगा। सॉरी, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है आवाज़ भारी आए तो इसके लिए सॉरी रहेगा। तबीयत मेरी पूरी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंटेंट मिल जाए, इसलिए मैं लगातार वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य जो इसमें से था वो विदेह था, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी, तो इसमें आपका हो जाएगा 3 महाजनपद स्थित थी बिहार के क्षेत्र में। उसके बाद आ जाइए, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं होने वाला जो जनपद था वो था वत्स, वो अभी नहीं स्थित है। बाकी अंग, बजी और मगध तो अभी भी क्षेत्र है। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था, तो अंग महाजनपद भागलपुर और मुंगेर था के क्षेत्र पे था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ये सब सवाल पूछता है बीपीएससी, बहुत बार इस तरह के सवाल को पूछा है। बिहार का पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से सम्मिलित था। पटना और गया तो किस महाजनपद से सम्मिलित था, तो ये मगध महाजनपद से में सम्मिलित था। उसके बाद आपका हो गया मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है, तो चंपा नदी। 40 का सी आंसर हो जाएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, तो 8 राज्यों का संघ वाला महाजनपद जो था वो बजी था। उसके बाद नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, बजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी, कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, ठीक है, बजी संघ में, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय यात्रा की सब तो था लिच्छवी, तो चेदी इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद बजी संघ की राजधानी कहाँ थी,
तो बजी संघ की राजधानी सब लोग जानते हैं वैशाली थी, लेकिन फिर भी जिनको नहीं याद होगा देख लीजिएगा। उसके बाद बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? ठीक है, तो महाजनपद में गणतंत्र बजी संघ में था। तो ये बात पिछले वीडियो में जो मैडम ने पढ़ाया है हिस्ट्री का, उसमें ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी मिलेगा। उसका एक तरह से आपको उस कंटेंट का ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर आप समझ सकते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र जो था वो था वैशाली में। उसके बाद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो वो था अंग महाजनपद। 16 प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक जो था वो अंग था। इसका आंसर हो जाएगा डी 46 का। उसके बाद आप आ जाइए 47 नंबर सवाल पे। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? पावापुरी जो है महाजनपद के समय में किसकी राजधानी थी? मल गणराज्य की राजधानी थी। ये आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। हम सब जानते हैं भगवान महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के आपका वैशाली जिले में है। 49 का हो जाएगा बी। उसके बाद महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी, तो त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? 50 का हो जाएगा ए। लिच्छवी की राजकुमारी थी। 50 का ए आंसर हो जाएगा। त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वो ये करना है तो 51 का हो जाएगा पावापुरी ए। उसके बाद महावीर की मृत्यु निर्माण हुई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो पावापुरी में हुई थी। उसके बाद प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था प्रथम जैन संगति का आयोजन? 53 का हो जाएगा ए पाटलिपुत्रा में। उसके बाद प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जब जैन संगति का उसमें शासक कौन था वो ये देखना है, तो 54 का हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आप आ जाइए, हाँ अच्छा ये देख लीजिए 54 नंबर। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्ष कौन था इसमें? तो सथुल भद्र था अध्यक्ष। 55 का हो जाएगा डी। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। क्या कार्य हुआ प्रथम जैन संगति में? ठीक है, ये सारा कुछ पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उससे भी देख लीजिएगा और इससे भी अपना क्वेश्चन ही बना लीजिएगा। तो इसमें जो कार्य हुए, जैन धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। ये नहीं, जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ, तो इसमें 56 का हो जाएगा बी, यही हुआ था। उसके बाद 57 नंबर सवाल। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए, कहाँ गए थे? गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। उसके बाद 58 नंबर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे उरुवेला में। उसके बाद आ जाइए 59 नंबर सवाल। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, तो इसमें निरंजना नाम का नदी होगा, चूँकि फाल्गु नदी हम लोग इसी को बोलते हैं, और वो है गया में, तो निरंजना हो जाएगा बी आंसर। राजगिरी के आयोजित प्रथम बौद्ध संगति कौन से कार्य हुए? प्रथम बौद्ध संगति में पहले कहाँ हुई? ये तो राजगिरी में हुई थी, लेकिन इसमें कार्य क्या हुआ यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है। थोड़ा सा अलग इसको ट्विस्ट किया गया है। बौद्ध धर्म 2 भाग यानी कि स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। ये नहीं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पट्टिक में हुआ। बौद्ध धर्म 2 भाग यानी कि हिनायन महायान संप्रदायों में बटा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था, शिक्षाओं का संकलन। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा बी। उसके बाद 61 नंबर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ जिसमें किए गए कार्य क्या थे। अब कार्य पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ क्या था। इसमें खुद में तीन सवाल है, जिसमें 61 का हो जाएगा बौद्ध धर्म 2 भाग स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। आपको अलग अलग सवाल ही मिल रहा है। प्रथम गिरिह में राजगिरी में हुआ, द्वितीय हुआ वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चौथा तो आपको पता ही है कहाँ पे हुआ था। वो हुआ था
कश्मीर में। चलिए, इसके लिए क्या कार्य किए गए थे। अब ये कार्य वाला सवाल है तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 भागों में, हीनयान महायान में, संप्रदाय में ये बटा ये नहीं हुआ। उसके बाद सूत पिटक तो ये हो चुका था फर्स्ट में, 2 भर में असावी ये सेकंड में हो चुका था। तो कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभी धम्म पिटक का संकलन हुआ। ये डी आंसर हो जाएगा इसका, 62 का डी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो वैशाली, राजगीर, बोधगया सब में विचरण करते रहते थे। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगर बीपीएससी में सवाल ये आएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अगर ये सब ऑप्शन या इन तीनों में से कोई एक से ज़्यादा अगर रहेगा तो। चलिए, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी। विनाश के कारण की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी, और वो है बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, ये सब के कारण हो सकता है विनाश। ठीक है, चलिए महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का सर्वप्रथम राजवंश जो था, ये सब पुराणों के अनुसार बृहदस्थ वंश था। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, मगध जनपद का संस्थापक कौन थे। तो मगध जनपद के संस्थापक जो है वो बृहदस्थ तथा जरासंध थे, 66 का ए। उसके बाद 67 का मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो कौन था वास्तविक संस्थापक, किसको मानते हैं, बिंबिसार को। उसके बाद आप आ जाइए 68 नंबर, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो वो थे आपके हर्यक वंश के। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो बिंबिसार ने खेमा, चेलना, कोसला देवी सब में ये अपना साम्राज्य एक्सपेंशन में पॉलिटिकल मैरिजेज हुई थी और ये सब से किए थे। तो कोसला की देवी कोसला देवी, चेलना और खेमा तीनों से शादी किया था। उसके बाद आ जाइए 70 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगराज जीता था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था। तो दूसरा शासक आपका अजातशत्रु था, ये आंसर हो जाएगा। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने करवाई थी। दुर्ग और स्तूप की स्थापना राजगीर में किसने करवाई थी। तो ये हो जाएगा अजातशत्रु ने। उसके बाद बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था। बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था। तो वो था अजातशत्रु। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अमरपाली कहाँ की थी। तो वो थी वैशाली की, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। तो ये था आपका लिच्छवी के अगेंस्ट में। उसके बाद 67, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था। शताब्दी ईसापुर, 6ठी शताब्दी ईसापुर में हुआ था। उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था। तो 77 का हो जाएगा बी। उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था, 77 का आंसर बी हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नागदशक था, याद रखिएगा। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो शिशुनाग वंश था। देखिए, आपके पहले, इसके पहले जो मैडम ने वीडियो बनाई है ना, उस वीडियो में ये सारा कुछ कहानी आपको सिस्टमेटिक वे में मिलेगा। अभी आपका एक तरह से रिवीजन चल रहा है। आप लोग जो खुद से पढ़ के रखे हैं, बुक से पढ़ के रखे हैं, दूसरे चैनल को भी रेफर करते होंगे, वहाँ से पढ़ के रखे हैं, उसका एक तरह से रिवीजन है कि अगर इस तरह का सवाल पूछ दिया जाता है तो पढ़ के तो रखे हैं, तो क्या वो शार्पनेस है कि आप गलती किए बिना बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लग रहा हो कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है या कुछ हमारा रिवीजन हो रहा है, कुछ हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो कीजिएगा ज़रूर। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज, राजगिरी को ही गिरिव्रज पहले बोलते थे, कि अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था। मगध कौन सा मगध शासक था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये है शिशुनाग, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ।
तो पहला सवाल तो ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई कहाँ थी, तो हुई थी ये वैशाली में। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, फिर से सवाल आ गया, वैशाली में हो जाएगा इसका आंसर। तृतीय हुआ था पटना में, चतुर्थ हुआ था कश्मीर में। आप लोग ऐसे भी करके याद रख सकते हैं, राजगीर से चले तो वैशाली रुके, और वैशाली से चले तो पटना रुके, और पटना से चले तो सीधा चले गए कश्मीर। चलिए उसके बाद 83 नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है वो सबाकामी ने किया था। उसका मौत के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों के नाशक, सर्व छात्रांश, एक छंत्र और एक राट कहा जाता है? महानदम ये पंत को कहा जाता है, महापदमनंद को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो गया। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, हुआ तो राजगीर में था, लेकिन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हो गया अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कहाँ था? तो ये राजगिरी में हुआ था। इसका आंसर 86 का ए हो जाएगा। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता का भी सवाल आ गया, तो महाकश्यप ने की थी। उसके बाद आपका आ गया मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया, तो महापद्म नंद के द्वारा, जो हम लोग पहले ही इसका क्वेश्चन का आंसर देख चुके थे एक बार। उसके बाद निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ठीक है, तो इसमें धनानंद होगा, 89 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य में मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो चाणक्य की सहायता से, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आए थे? तो 91 का हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। उसके बाद मेगास्थनी के का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आए थे? यूनान के दूत थे, ये भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज कहाँ के दूत थे, ऐसे भी सवाल पूछता है। तो ये पाटलिपुत्र आए थे 315 BC में आए थे। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो किसने भेजा था? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस ने भेजा था। उसके बाद आप आ जाइए 94 नंबर क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 94 का आपका हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था उस समय। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य खुद थे। उसके बाद आप आ जाइए 96 नंबर क्वेश्चन, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 96 का बी, यूनानियों से। उसके बाद यह वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्रा में प्रशासन जो था उसका वर्णन उपलब्ध है? तो वो हो गया आपका 97 का इंडिका सी। उसमें इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है बुक, ठीक है, उसमें प्रशासन का वर्णन किया गया है। उसके बाद मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? अब देखिए सवाल उलट दिया, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, और उसी में प्रशासन से संबंधित जिक्र किया गया था। ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। मेगास्थनीज, अच्छा, पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन वृत्तांत में मिलता है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। यही शासन व्यवस्था प्रशासन तो एक ही हो गया, तो विस्तार में मिलता है तो मेगास्थनीज का इंडिका की बुक में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो इसमें बिंदुसार बने थे, सबको पता है। उसके बाद किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? भविष्य बताने वाला जो आजीवक था पिंगलवत्स, तो कौन थे? सवाल यही है कि ये किसके टाइम में थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार के टाइम में। अशोक, अच्छा दिख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, अभी आइए। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में मिलता है कि अशोक अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे? इसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? सवाल ये है
तो इस सवाल को आप 13वें शिलालेख में इसका मिलता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आ गया तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो अशोक के शासनकाल में हुआ, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुर तिस यानी कि इसका आंसर 104 का हो जाएगा, ए ने की थी। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 251, अच्छा ये एक्चुअली छुप गया था, 105 का आपका हो जाएगा डी, कहाँ हुआ था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व 251 बीसी में हुआ था। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा कर दी? तो युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति घोषणा करने वाला युद्ध जो था वो कलिंग का युद्ध था, और उसी में वो हथियार डाल दिए, छोड़ दिए कि युद्ध अब नहीं करेंगे, और वहीं से मौर्य साम्राज्य के क्या बोलते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है मौर्य साम्राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर। अशोक का धम्म था, अशोक का धम्म क्या था? वो था नैतिक आचार संहिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 109, अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? स्तंभ लेख, ठीक है, बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ था? तो चंपारण जिले से। उसके बाद 110, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। 110 का सी, ये जो है रूमिनदेई, बिहार में से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। उसके बाद 111 नंबर, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, डी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त महल था वो किस चीज से बना हुआ था? तो वो बना हुआ था 112 का हो जाएगा सी, लकड़ी का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज प्रसाद था वो स्थित था कुम्हरार पटना में। उसके बाद आप आ जाइए, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इनकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते थे? ये किसने कहा था राजप्रसाद के बारे में? तो ये 114 का आंसर हो जाएगा एरियन, सी। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवी द्वारा निर्मित है? 115 का इसका आंसर हो जाए फाहियान ने ये कहा था कि मानव कृति नहीं है राजप्रसाद के बारे में चंद्रगुप्त का। चलिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो इन लोगों का स्टेटमेंट भी पूछता है कभी कभी, कि जो इंडिया में विजिट किए थे उस समय पार्टिकुलरली पाटलिपुत्रा में, उनका स्टेटमेंट से संबंधित भी सवाल कभी पूछता है, तो हमें ध्यान रखना है कि उस तरह का भी सवाल फ्रेम, चूंकि ये सवाल फ्रेम किया गया है तो इसलिए इन सब चीज़ों को डाला हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंटेंट मिस करने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है, इसको सभी जानते हैं कि अशोक ने करवाया था। उसके बाद पाटलिपुत्र के नगर निर्माण 117 नंबर क्वेश्चन तथा सुंदरता का वर्णन है, नगर निर्माण और सुंदर का वर्णन है, किसने किया था, वर्णन किया था? तो 117 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद वह स्तंभ जिसके अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, किस स्तंभ पे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ, डी आंसर हो जाएगा 118 का डी, 118 का डी आप देख लीजिए। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक हुआ? ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा शुंग वंश का। उसके 119 नंबर सवाल। उसके बाद 120 नंबर सवाल पे आ जाइए, शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, इसका आंसर
ये हो जाएगा। तो अभी हम 120 क्वेश्चन पे ही रुक जाते हैं, ठीक है। वैसे भी मैडम ने जो पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया था, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर 360 क्वेश्चन है सिर्फ हिस्ट्री का बनाया हुआ, जैसे 360 क्वेश्चन हमारे पास हिस्ट्री का है, तो अगर 360 करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी थोड़ा सा हार्ड फील कीजिएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, 120 ईच करके 3 वीडियो में जल्दी जल्दी दे देंगे। और ये उसके बाद फिर हम लोग इसमें शुरू करेंगे बिहार का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। राज्य व्यवस्था से विविध भी है। उसके बाद फिर हम लोग इसका क्वेश्चन जो है इधर से भी करेंगे। और इसके साथ साथ पैरेलली ये सारा सवाल देखिए जैसे पूछा हुआ है बीपीएससी में 99 में पूछा हुआ है, ठीक है। बिहार पुलिस सेवा में पूछा हुआ है। उसके बाद जैसे यहाँ पे 66वीं बीपीएससी में ये सब सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सवाल भी हम लोग इसको देखते हुए जाएंगे, ताकि इस तरह का सवाल अगर बिहार से संबंधित पूछा जाता है तो हम लोग उसको कैसे टेकल करते हैं, बनता है कि नहीं बनता है, ये भी हम लोग इसमें देखते जाएंगे। करंट अफेयर्स में हम नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारा जीके से संबंधित है, जीए से संबंधित है। क्योंकि करंट अफेयर्स मान लीजिए कि वो चेंज हो जाता है तो पुराने क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कितना कितना सवाल पूछा गया है ये लगभग हम लोग कुछ एग्जाम्स का भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। इस वीडियो के बाद फिर जो 120 का क्वेश्चन आएगा उसको भी देखिएगा, और पीछे वाला भी वीडियो लगातार देखते रहिए। विवाद फनोना में हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो आपके हिस्ट्री साइंस से भी संबंधित सारा लूसेंट का हम लोगों ने वीडियो अपलोड करके रखा है। लूसेंट का पूरा सीरीज़ बना हुआ है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग अलग सीरीज़ है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमी का भी अलग अलग सीरीज़ बना हुआ है, लूसेंट से भी बना हुआ है, और बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे भी बना हुआ है, तो सब भी देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा करने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।